स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत हमने क्लास 6 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंप्लीट भी कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को, जिसका हम लोगों ने चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक पढ़ लिया है। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 8 को, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आजीविका कहते किसे हैं। तो देखिए, कोई व्यक्ति जीवन यापन के लिए जिस क्षेत्र में काम करता है या जो काम करता है उसी को उसकी आजीविका कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए जिस क्षेत्र में काम करता है या जो भी काम करता है, चाहे वो कोई भी काम हो, मजदूरी का काम हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे वो दुकानदारी करता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसकी आजीविका कहेंगे। अगर हमसे कोई कहे कि आप मुझे एक लाइन में बताओ कि आजीविका का डेफिनेशन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे काम जिससे जीविकोपार्जन होता है उसे हम लोग आजीविका कहते हैं। प्रायः हम लोग पाते हैं कि गांव की जो मैक्सिमम आबादी होती है वो कृषि पर ही निर्भर होती है, यानी कि वहाँ की जो लोग रहने वाले होते हैं वो ज़्यादातर कृषि कार्यों में ही संलग्न होते हैं। लेकिन खेती के अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि टोकरी बनाने का काम करते हैं, कुछ लोग बर्तन बनाते हैं, वहीं कुछ ईंट बनाते हैं और कुछ बैलगाड़ी वगैरह भी चलाते हैं। इस तरह के भी वो काम करते हैं कृषि कार्यों के अलावा। वहीं अगर हम कुछ लोगों को देखें जो कि कृषि नहीं करते हैं, तो वो लोग कौन से काम करते हैं, जैसे कुछ लोग शिक्षक होते हैं, वहीं कुछ नर्स होते हैं, कुछ कपड़े सिलाई का काम करते हैं यानी दर्जी का काम करते हैं, कुछ लोग साइकिल ठीक करते हैं, कुछ लोग लोहार के रूप में काम करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि लोग वहाँ पे कृषि तो करते हैं, लेकिन कृषि कार्यों के अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अन्य प्रकार के कामों में अपना योगदान देते हैं। जैसे शिक्षण कार्य में आपने देखा शिक्षकों को, कपड़े सिलने में आपने दर्जी को देखा। तो इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में किए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर परिवार जो होती है वो खेती के द्वारा ही अपनी आजीविका कमाती है। और गांव में बहुत सारे बाग बगीचे होते हैं। आप लोग मैक्सिमम पाओगे कि वहाँ के जो घर होते हैं गांव में, सबके पास अपना एक बगीचा होता है, जो कि आपको शहरों में नहीं मिलेगा। शहर में बहुत कंजस्टेड एरिया होता है, बाग बगीचे का स्पेस ही नहीं होता, लेकिन गांव में खुला वातावरण होता है और वहाँ के लोग इन सब चीज़ों को बनाते हैं, उन्हें शौक़ होता है। और चूँकि वो कृषि कार्य करते हैं तो वो बाग बगीचों में बहुत सारे फल फूल वगैरह भी उगाया करते हैं। वैसे लोग जो दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं उन्हें कुछ ही मौक़ों पर नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है जब फसलों की रोपाई होती है और जब फसल थोड़ी बढ़ जाती है तो निराई और कटाई के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि गांव में बहुत सारे लोग कृषि कार्य करते हैं, लेकिन जो कृषि कार्य करते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पास कृषि करने के लिए अपनी भूमि हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरे की ज़मीन पर कृषि करते हैं। तो वैसे लोगों को पूरे वर्ष काम नहीं मिल पाता, उन्हें बस कुछ ही मौक़ों पर नियमित रूप से मजदूरी मिल पाती है। जैसे कि जब फसल बोना है तब उन्हें काम मिल जाएगा, और जब फसल बड़ा हो जाएगा तो उसकी निराई और कटाई के लिए उन्हें काम मिल जाया करेगा। बाकी जो साल होता है उनका, बाकी साल के जो महीने होते हैं उस समय उनको खाली बैठना पड़ता है। तो उस समय वो क्या करते हैं, वो दूसरे प्रकार की मजदूरी ढूंढते हैं। अब दूसरे प्रकार की मजदूरी में वो जैसे कि मकान बनाने का काम कर लिया करते हैं, पत्थर या फिर बालू ढोना हो गया, तो वो इस तरीके का काम कर लेते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। अगर वो ये सब काम नहीं करेंगे तो वो अपना पालन पोषण और अपने परिवार की पालन पोषण कहाँ से कर पाएंगे। तो इसीलिए जिन महीने उन्हें काम नहीं मिलता वो अन्य प्रकार की मजदूरी कर लिया करते हैं। फ्रेंड्स, लोग जो खेती का काम करते हैं ना, उसके अंतर्गत बहुत सारे काम शामिल होते हैं। जैसे कि उन्हें बीरा लगाना होता है, रुपाई का काम करना होता है, बुवाई करनी होती है, फसलों की निराई की जाती है, और जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अगर निराई का मतलब समझना है तो मैं आपको बता दूँ, जब फसल किसान के द्वारा बोया जाता है तो कुछ दिनों के बाद ऐसा भी होता है कि फसल के आसपास बिना मतलब के, जिनका कोई यूज नहीं है, वो घास वगैरह उग जाते हैं, तो उनकी जो कटाई छटाई की जाती है उसे हम लोग निराई कहते हैं।
अब कोई भी किसान जब फसल बोता है तो उसके पीछे बहुत मेहनत करता है। वो दिन रात एक करता है, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, उसे अपना काम करना होता है। वो रोज़ सुबह उठ कर के खेत में जाता है और अपने फसलों के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। लेकिन इसके बावजूद उनकी जो निर्भरता होती है वो प्रकृति पर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लिया किसी किसान ने धान की फसल बोई है, ठीक है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धान की फसल के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। अब उनकी जो निर्भरता है वो प्रकृति पर है। वो सोच रहे हैं कि अच्छी मानसून हो जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मानसून नहीं होता, जिससे कि उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मानसून तो होती है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि उनका फसल बर्बाद हो जाता है। तो यही आपको कहा जा रहा है कि उनकी जो निर्भरता होती है वो प्रकृति पर बनी रहती है। और हम ये कह सकते हैं कि उनका जो जीवन होता है वो ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता रहता है, यानी कि मौसमों के इर्द गिर्द चलता रहता है। कभी वो सोचते हैं कि बारिश हो जाए, और जब बारिश होती है तो वो सोचते हैं कि ज़्यादा बारिश ना हो पाए। और कभी कभी जब वो कुछ ऐसे फसल बोते हैं जैसे गेहूँ वगैरह, तो वो सोचते हैं कि गर्मी का मौसम अच्छे से रहे। तो इस तरह से उनके जो जीवन होता है वो ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता रहता है। गांव के लोगों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गांव में जो पानी की सुविधा होती है वो ज़्यादातर अच्छे से नहीं होती, तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, दूसरे स्थान पे जा कर के पानी लाना पड़ता है, जिसमें कि उनका बहुत सारा समय बर्बाद होता है। साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं कि वो लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं, और चूल्हे पे खाना बनाने के लिए उन्हें जलावन चाहिए होता है, लकड़ी चाहिए होती है। तो वो जलावन इकट्ठा करने के लिए भी दूसरे स्थानों पर जाते हैं, ताकि उन्हें कहीं से लकड़ी मिल जाए और वो खाना बनाने के लिए उसका उपयोग जलावन के लिए कर सके। वैसे तो ये सब काम के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता, लेकिन गरीब परिवार में जो ये काम होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। वहीं आप देखते हो कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो जानवरों को पालते हैं, और जब कोई भी व्यक्ति जानवर पालता है तो उसे उसके भोजन का भी ध्यान रखना होता है। तो बहुत सारा समय उनका जानवरों को चराने में भी चला जाता है। तो इस तरीके से उन्हें कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, उन्हें उसके बदले पैसे नहीं दिए जा रहे, लेकिन फिर भी चूँकि उन्हें जीवन यापन करना है तो ये सब काम करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो उनका जीवन यापन सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए उनका उसमें कितना भी समय जाए वो इसकी फ़िक्र नहीं करते हैं और अपना ये काम करते हैं। अगर मान लिया उन्हें ये सब काम नहीं करना पड़ता तो उनका समय बचता, और उसके जगह पर वो कोई ऐसा काम कर लेते जिससे कि उन्हें कुछ फ़ायदा होता, जिसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिल जाते, तो उनके लिए आसानी हो जाती। लेकिन वो अपनी मज़दूरी तो करते हैं, अपना काम तो करते हैं, उसके अलावा भी उन्हें ये सब काम बहुत ही ज़रूरी मानकर करना पड़ता है। वे मज़दूरी से जो पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता, घर चलाने के लिए और ज़िंदगी बसर करने के लिए अन्य कामों को करना पड़ता है। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था कि लोग कृषि के अलावा भी बहुत सारे काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अन्य महीनों में क्या कर लिया करते थे, खेती के अलावा बालू ढोने का काम, फिर ईंटें बनाने का काम कर लिया करते थे, तो कुछ मकान बनाने का काम कर लिया करते थे। और ये सब काम उन्हें करना पड़ता है क्योंकि उन्हें हर समय काम नहीं मिल पाता, और उन्हें जो मजदूरी मिलती है वो उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं होती। हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में केवल 40% खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं तथा बाकी भूमिहीन हैं। खेतिहर मजदूर कहने का तात्पर्य है कि खेतों में काम करने वाले मजदूर, यानी कि जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी संख्या जो है वो 40% है हमारे भारत देश में। वहीं अगर हम बाकी 60% की बात करें तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि भूमिहीन हैं, उनके पास कोई भूमि ही नहीं है। और हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बड़े किसान हैं, उनके पास बहुत बड़ी संख्या में ज़मीन है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। जब कई बार भूमिहीन मजदूरों को पूरे साल काम नहीं मिलता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसम में ही होता है। फ्रेंड्स, ये जो पलायन आप कह रहे हो इसका मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, यानी कि जब लोगों को मजदूरी नहीं मिलता किसी विशेष मौसम में तो वो दूसरे क्षेत्र में जाते हैं काम की तलाश में, ताकि जब उन्हें काम मिल जाए तो उसके बदले उनको जो पैसे मिलेंगे वो अपने घर पे भेजेंगे, और उनके घर के परिवार के जो लोग होंगे वो अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे। तो जो लोग होते हैं वो शौक़ से ऐसा नहीं करते, मजबूरी में उन्हें दूसरे क्षेत्र की ओर जाना पड़ता है ताकि वो अपने परिवार की देख रेख कर सके, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रख सकें।
वहीं आप ये देखते होंगे कि गांव के जो लोग होते हैं वो जानवर भी पालते हैं, जैसे कि गाय भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं। और वो इसलिए इन्हें पालते हैं क्योंकि इनसे इनको दूध मिल जाता है और फिर वो दूध बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। गांव के किसानों को अक्सर बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए वहां के साहूकार से उधार लेना पड़ता है। किसानों के पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि वो फसल उत्पादन करने के लिए बीज, खाद सब कुछ अपने पैसे से कर पाएँ। तो वो क्या कहते हैं, वहाँ का जो साहूकार होता है उससे उधार लेते हैं। किस लिए लेते हैं उधार? ताकि वो बीज खरीद सके, खाद खरीद सके और कीटनाशक खरीद सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी फसल बर्बाद हो जाता है। जैसे कि कभी फसल में कीड़ा लग गया या फिर पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो किसान परिवार साहूकार से कर्ज लिया होता है वो उसे चुका नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने सोच रखा था कि जब उनका फसल हो जाएगा तब वो उस फसल को बेच करके जो पैसे कमाएंगे उससे वो अपना कर्ज चुका देंगे। लेकिन चूंकि उनकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उल्टा उनको और अधिक कर्ज लेना पड़ता है और वो ये सोच भी नहीं सकते कि वो कर्ज कैसे चुकाएंगे पहले वाला, और अपने परिवार के गुजर बसर के लिए वो और अधिक कर्ज ले लेते हैं। और ऐसी स्थिति हो जाती है कि कर्ज उन पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। एक के बाद एक उन्हें कर्ज लेना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई पैसे आने का साधन नहीं है। और जब किसान कर्ज बहुत ज़्यादा ले चुका होता है तो इसी स्थिति को कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। यानी कि उसने कर्ज ले रखा है लेकिन उसे वापस करने की स्थिति में नहीं है, और ये किसानों की विपदा का मुख्य कारण होता है। और कभी कभी किसान इस मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या भी कर लेते हैं। आप लोग अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे कि किसी किसान ने आत्महत्या कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं ज़रूरी है कि हमेशा किसान कर्ज के तले दबने से ही आत्महत्या करते। कभी कभी कुछ पारिवारिक कारण भी होता है, लेकिन चूंकि ये जो कर्ज की समस्या है, कर्ज तले दब जाना, ये किसानों की विपदा का मुख्य कारण है और बहुत सारे किसान इस वजह से भी आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार गांव में कुछ खेतिहर मजदूर, छोटे किसान तो कुछ बड़े किसान भी हैं। अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है उससे हमें क्या पता चलता है कि गांव में खेतिहर मजदूर भी होते हैं जो कि खेतों में काम करते हैं। साथ ही कुछ छोटे किसान भी होते हैं जिनके पास भूमि तो होती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होती है। वहीं कुछ बड़े किसान भी होते हैं जो कि दूसरे मजदूरों को रखते हैं अपने खेतों में काम करने के लिए। और अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 खेतिहर मजदूर के हैं। यानी कि 5 परिवार में से 2 ऐसे परिवार हैं जो कि दूसरों की खेतों में काम करते हैं। और इनमें से तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि भूमिहीन होते हैं और कुछ के पास ज़मीन की बहुत ही छोटी सी टुकड़े होते हैं जिनसे कि उनका जीवन यापन नहीं चल सकता। भारत में केवल 20% किसान ही बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो बड़े किसान हैं हमारे देश में उनकी संख्या बहुत कम है, और अगर हम ओवरऑल पूरे भारत देश में बड़े किसानों की बात करें तो मात्र 20% किसान ही ऐसे हैं जो कि बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। अब हमें एक नई तकनीक के बारे में बताया जा रहा है जिसका नाम है सीढ़ी नुमा खेती। तो फ्रेंड्स, नागालैंड के विषय में अब हम थोड़ी अध्ययन करते हैं जिसके माध्यम से हम सीढ़ी नुमा खेती के बारे में भी जान लेते हैं। नागालैंड की फेक जिले में स्थित चिजामी नामक गांव है। यानी कि नागालैंड में जो फेक जिला है उसमें एक चिजामी नाम का गांव है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो चखेसंग समुदाय के हैं और ये लोग जो है वो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये खेती होती कैसे है, तो देखिए, चूँकि जो नागालैंड का एरिया होता है वो पहाड़ी क्षेत्र है और जो भी सीढ़ी नुमा खेती की जाती है वो पहाड़ी क्षेत्र में ही की जाती है। तो देखिए, पहाड़ी की जो ढलाऊ ज़मीन होती है उसको छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है और ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल देते हैं। आप लोग अपने घर में सीढ़ी देखते होंगे जिससे कि आप ऊपर के फ्लोर पर जाते होंगे, तो वो क्या कहते हैं, उस पहाड़ी को काट कर सपाट बना देते हैं और उसे सीढ़ियों के रूप में बदल देते हैं। यानी कि जैसे सीढ़ियाँ होती हैं उस प्रकार से उस पहाड़ी को वो काट करके बना देते हैं और प्रत्येक सपाट टुकड़ों के जो किनारे होते हैं उसको थोड़ा ऊपर की ओर उठा देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसमें पानी भरा रह जाए। अगर हम चित्र की बात करें तो हम पाएंगे कि मान लिया ये बहुत सारी पहाड़ी पे उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई है, तो ये जो उनका किनारे का भाग होता है इसको वो थोड़ा उठा देते हैं ताकि जब उस क्षेत्र में पानी डाला जाए तो
वो पानी ढलाव के माध्यम से नीचे न गिर जाए, वो उसी सीढ़ी पे यानी कि उस सपाट क्षेत्र पे पानी एकत्रित रहे। और ये जो सीढ़ीनुमा खेती होती है वो चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। हम सब जानते हैं कि चावल की खेती में पानी की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, तो ये जो सीढ़ीनुमा खेती होती है वो चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। वहीं अगर हम समुद्र तटीय इलाकों की बात करें तो हम पाते हैं कि वहाँ के जो पूरे के पूरे गांव होते हैं वो मछली पकड़ने में लगे हुए होते हैं, यानी कि चूँकि वहाँ पे समुद्र है तो उनको मछली पकड़ना ही आसान लगता है। वहाँ पे खेती के लिए उतनी ज़मीन नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं और उसे बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे एक कैटामरैन टर्म आया है जिसका मतलब होता है मछुआरों के पास एक खास तरह की छोटी नाव, यानी कि मछुआरे जो खास प्रकार की छोटी नाव का उपयोग करते हैं उसे कैटामरैन कहा जाता है। वहीं हर वर्ष मानसून के दौरान करीब 4 महीने वे समुद्र में जा नहीं पाते, क्योंकि ये मछलियों के प्रजनन का समय होता है और इन महीनों में वे व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो समुद्री इलाकों में लोग रहते हैं वो रोज़ समुद्र से मछली पकड़ के ला सकते हैं। साल में 4 महीना ऐसा भी होता है कि मानसून होती है और उस समय वो मछली पकड़ने नहीं जा सकते, क्योंकि उस समय मछलियों के प्रजनन का समय होता है। और उस समय वो क्या कहते हैं, जैसे हमने गांव में देखा था कि जहाँ पे लोग खेती कर रहे थे वो साहूकार से बीज के लिए, तो कभी कभी उनकी फसल बर्बाद होने की स्थिति में वो साहूकार से कर्ज लेते थे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। तो उसी प्रकार जब ये 4 महीने वो समुद्र से मछली नहीं पकड़ पाते तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, व्यापारी से उधार लेते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। अगर कभी सुनामी आ जाता है तो भी वहाँ के लोग को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब सुनामी आती है तो वो मछली पकड़ने समुद्र में नहीं जा पाते, जिससे कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उनका जो जीवन यापन का जो निर्भरता है वो पूर्णतः मछली पे ही है। और जब वो मछली ही नहीं पकड़ पाएंगे तो उन्हें तो नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होगे कि सुनामी क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि सुनामी क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर हम सिंपल बात करें तो समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। आप ही सोचो कि जब लहरें बहुत तेज़ होंगी और बहुत ही ऊंची ऊंची उठेंगी तो मछुआरे कैसे मछली पकड़ने जा पाएंगे। तो वहीं यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुनामी आ जाने पर भी लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो मछली नहीं पकड़ने जा सकते। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आजीविका को देखा, और उम्मीद है आपको ये सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।